नमस्कार, नीमच टुडे के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। जी हाँ, नीमच टुडे की शख्सियत में आज आपके बीच एक ऐसी हस्ती जिन्होंने राजनीति में कभी प्रवेश नहीं किया, लेकिन जब राजनीति में आए तो महारत ऐसी हासिल की कि नीमच शहर की समस्याएं चंद मिनटों में सुलझा देती हैं। जी हाँ, हमारे बीच है नीमच नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती स्वाति चोपड़ा। मैडम नमस्ते, आपका स्वागत है नीमच टुडे में। सबसे पहले तो ये कि चूंकि आप राजनीतिक विरासत से नहीं हैं और आप का जो एजुकेशन है वो बहुत हाई है, एमबीए आपने किया है, एक मार्केटिंग फील्ड की जो आप शख्सियत हैं और एकदम राजनीति में आ जाना कैसे शुरुआत हुई? जी, ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने जब आई, जब अभी नगरीय निकाय के चुनाव आए और जब मेरे पापा संतोष जी चोपड़ा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक मौका है जब हम शहर के काम कर सकते हैं। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आकर और अपने शहर नीमच के लिए कुछ अच्छा कर सकूं तो मैं वो करना चाहती थी, वो अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करना चाहती थी, इसीलिए मैं आगे बढ़ी। और आज भगवान की कृपा से आज हम लोग जो ये अध्यक्ष का एक वो है, बट मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं जितने अच्छे काम कर सकूँ लोगों के लिए, अपने शहर वासियों के लिए, शहर के विकास के कार्य वो सब मैं करना चाहूँगी। बेसिकली आप कहाँ से हैं, वो किस तरह से आप नीमच से जुड़ा हुआ आपका? जी, मैं भिलवाड़ा से हूँ। मेरी शादी नीमच में हुई कुछ 13 साल पहले। जी। तो 13 साल से नीमच। शिक्षा का भिलवाड़ा में होता? जी, मेरी बेसिक एजुकेशन भिलवाड़ा से ही हुई है। इसके बाद मैं एमबीए के लिए बॉम्बे गई। वेलिंकर जो है कॉलेज, वेलिंकर कॉलेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च से मेरा एमबीए मैंने किया था 2005 और 7 बैच में थी। इसके बाद कहीं जॉब भी किया मैम? जी हाँ, मैंने जॉब भी किया है। मेरा प्लेसमेंट बैंगलोर हुआ था अच्छा, सॉफ्टवेयर में। हाँ, आई गॉट द प्लेसमेंट। पर बैंगलोर कौन सी कंपनी में? सनाता सॉफ्टवेयर। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पर मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे जैसा पेरेंट्स का होता है कि अब घर आ जाओ और शादी वगैरह का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो तभी आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं जो टाइम था मेरे पास उसमें मैंने लेक्चररशिप की है। भिलवाड़ा में भी मैंने पढ़ाया है, स्विफ्ट कॉलेज में। इसके बाद मैं इंदौर थी तो मैंने इंदौर में भी पढ़ाया है मालवा इंस्टीट्यूट में। कौन सा सब्जेक्ट? आई यूज्ड टू टेक ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस भी पढ़ाया है। अरे ये तो मतलब आप आपके काम आ रहे जी। तो जब आपको मालूम पड़ा कि आपको नीमच नगर पालिका का चुनाव लड़ना पार्षद का, तब कैसा लगा? मतलब क्या अचानक ये अपन राजनीति में जाना? देखिए, लोगों ने और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बोला कि पॉलिटिक्स अच्छा फील्ड नहीं है और क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं दिखते कि बहुत ज़्यादा यंग एजुकेटेड इंडियंस अगर अभी पॉलिटिक्स में नहीं है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थोड़ा सा लगा इनिशियली। बट जो ये अपॉर्चुनिटी थी और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ मौका मिल रहा है अच्छे काम करने का तो फिर क्यों पीछे हटना। तो जब आप पार्षद से नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, और भी 5 पार्षद महिला पार्षद सामान्य वर्ग की थी जो इस दौर में थी और आपसे पहले राजनीति में, उनका विरोध भी सामने आया, हमने देखा। तो अब जब आप काम करती हैं तो महिला पार्षदों का सहयोग मिलता है कि वो आपके एंटी रहते हैं? नहीं, अभी सबका सहयोग है। अच्छा। और मुझे लगता है कि पार्षद, सभापति, अध्यक्ष हम सब हैं जनप्रतिनिधि। हाँ। और सबकी एक ही मंशा और सोच होती है कि कैसे हर वार्ड का विकास हो, कैसे नीमच में अच्छे काम हो। तो बड़ी सुलझी हुई परिषद है। अध्यक्ष बनने से पहले शहर में चर्चा थी कि संतोष जी की बहू नगर पालिका, पहले तो भाभी जी का नाम चला था कि वे चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर आपका नाम आया। फिर ये तय हो गया था कि स्वाति जी अध्यक्ष बन रही है। तो उस समय आपके दिमाग में क्या शहर विकास को लेकर कोई विजन तय किया था कि हम ऐसा करेंगे, या जिस तरह से शुरुआत में कहा जा रहा था कि नाम तो स्वाति जी का होगा लेकिन काम संतोष जी करेंगे, लेकिन मैंने अभी तक संतोष जी को नगर पालिका में नहीं देखा। जी, बड़ों का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। और पापा जो संतोष जी चोपड़ा है उनको जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है और जो उनकी इच्छा शक्ति है शहर में अच्छे काम हो, वो हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद स्वरूप रहते हैं। नगर पालिका और नीमच के हित की जहाँ तक बात करें, जब 6 महीने हुए हैं परिषद को, 10 तारीख को आने वाली, जैसे 2 दिन बाद जो 10 तारीख आ रही तब हमें 6 महीने पूरे होंगे। तो इन 6 महीनों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं। और साथ ही जो मेरी सोच थी कि सबसे पहले यहाँ की जो बेसिक समस्या थी, जब मैं आई थी तब बहुत गड्ढे थे शहर में, हर सड़क पे गड्ढे थे और बहुत ज़्यादा
गाय और बोले लोग बोले डॉग्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी जी। छोटी छोटी समस्याएं जो बेसिक प्राइमरी प्रॉब्लम्स जो थी, हाँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले उस पे काम किया। जी। तो मैंने आते ही कचरा सफाई व्यवस्था जो थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, तो अभी हमारा मेन उद्देश्य था कि जो शॉर्ट टर्म एम था हमारा, जी। सबसे पहले शहर की सड़कों में गड्ढे ना रहे, हाँ। तो हमने वो पूरे गड्ढे भरवाए 6 महीनों में। जी। और नई सड़कों हमने बहुत सारे 155 प्रस्ताव जो पास हुए हैं अभी जी। तक परिषद की बैठक में और पीआईसी में, उसमें सब विकास के प्रस्ताव हम लाए हैं, जिसमें अच्छा। शहर में अच्छे रोड्स हों, वाइड रोड्स हों, Wide roads। अच्छी लाइटिंग हो वहाँ पर, जल का जो अपना है, जल का हमारा जो विभाग है कि नल कनेक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा देना चाह रहे हैं लोगों को, सिवरेज, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो शासन की भी हैं, जो सेंट्रल की भी योजनाएं हैं, वो नगर पालिका के माध्यम से हम चाह रहे हैं लोगों तक पहुँचे। और जो भी हितग्राही भी हैं, जिनको हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, वो भी हम चाहते हैं कि लोग जो पात्र हैं उसके उन्हें वो, और स्पेशली वो लोग जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे, मतलब नियमित देखा गया है कि करीब 1.25 लाख की आबादी वाला शहर है, आसपास के गांव के क्षेत्र भी जुड़ते जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या नियमित में बंगला बगीचा समस्या, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं ये आजादी के पहले की समस्या है, अंग्रेज उन्होंने नियमित शहर को बताया और व्यवस्थापन बोर्ड भी काम कर रहा है। तो आपके हिसाब से अब क्या लग रहा है कि बंगला बगीचा में कुछ और नया किया जाना चाहिए? जी, हम लोगों ने अभी सुझाव आमंत्रित किए हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जनता है, जो खुद बंगला बगीचे की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग जो उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत हद तक कोशिश हुई है, लास्ट कार्यकाल में भी हुई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान ने इसका सलूशन भी दिया था। और कुछ जो संशोधन की आवश्यकता है बंगला बगीचा व्यवस्थापन कानून में, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम अब एक प्रस्ताव, एक मसौदा तैयार किया जाए और परिषद में हम एक ऐसा प्रस्ताव लेकर पास करके शासन को भेजें, जिससे ये समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाए। जी जी। अच्छा, बंगला बगीचा के साथ मैडम ये देखा गया कि नगर पालिका में जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में स्टाफ नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कई प्रोजेक्ट्स बनाने वाले के लिए हमको ना कंसल्टेंसी एजेंसी लेनी हायर करनी पड़ती है, और इंजीनियर नहीं होने से बेसिकली जो कार्य योजना है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके दिशा में आप क्या कदम उठाए? जी, जब मैं आई थी, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तब नगर पालिका में उस वक्त 3 इंजीनियर्स थे, और जिस दिन हम बने उस दिन एक इंजीनियर का ट्रांसफर हो गया। तो आज नगर पालिका में सिर्फ 2 इंजीनियर्स हैं हमारे पास, जहां 8 की आवश्यकता है, जहां 40 वार्ड है, वहाँ सिर्फ 2 इंजीनियर्स हैं, तो काफ़ी दिक्कत आती है। हमने शासन को पत्र लिखे हैं, और मेरी इस विषय में चर्चा भी हुई, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। हमने कोशिश करी है कि जो जिले में जो आसपास के कोई और इंजीनियर्स है, अगर शासन हमें वो दे दे, क्योंकि नीमच अपने आप में जो नगर पालिका है काफ़ी विस्तृत है, तो अभी हमें एक और इंजीनियर मिले हैं हमारी कोशिशों से, तब 3 इंजीनियर्स हुए हैं, और हमने शासन को जो पत्र लिखे हैं, मुझे विश्वास है कि जल्दी हमारे पास और इंजीनियर्स होंगे। अच्छा मैडम, नीमच नगर पालिका में सीवर लाइन जिस समय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के समय डली थी, वो सीवर लाइन कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, कहीं सक्सेसफुल, जहाँ तक के स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र है, वो गरीब बस्तियां, वहाँ स्लम में ये सीवर लाइन तो काम ही नहीं आ पा रही है। तो सीवर लाइन का चूंकि लोकायुक्त में भी प्रकरण चल रहा है, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? सीवर लाइन की बड़ी समस्या है। देखिए, सिविल लाइन की समस्या जो आई है, इसमें जो काम हुआ था, होता क्या है, कोई भी बहुत बड़ा काम होता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ ही सकती है और आती ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम था अपने आप में, सिविल लाइन का जो हमारा काम हुआ है, और ये काफी अच्छी मंशा से कराया गया था कि जो गंदा पानी है वो अलग से एक पूरा सिस्टम सेट किया जाए, जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसके अच्छे के लिए किया गया था। जो समस्या आई है उसके लिए हम लोगों ने, जो हमारे कंपनी है, उनको भी हमने बोल दिया है, पत्र लिखे हैं कि आप जिनको समस्या आ रही है उनकी समस्या को हम सुलझाएं, और जहाँ पर टूट फूट हुई है तो उसके लिए भी हमने पूरे निर्देश दिए कि वहाँ पर काम अच्छे से वापस किया जाए। 34-36 के अवैध प्लाटों का मामला भी बड़े स्तर पे चल रहा है, और यहाँ कम से कम 15 साल पुराना एक जमीन घोटाला है। 2 समितियों के नाम पर कम प्लाट स्वीकृत हुए, अधिक प्लाट बांट दिए गए, और उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं? 34-36 का जो घोटाला है उसके लिए भी ये बहुत पुराना, 20 साल पुरानी 20 साल पुराना है। इसके बारे में जो मेरी चर्चा हुई अधिकारियों से, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, और अभी शासन से आदेश आना बाकी है, तो वो शासन स्तर का ही एक मामला है, जिसमें 34-36 के लिए जो भी एक केस चल रहा है, उसमें जो भी निर्देश आदेश हमको मिलेंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे। जी जी।
इसी से जुड़ा एक और मसला स्लम के प्लाट, गरीबों के प्लाट, ज्योति 36 के समय 48 प्लाट कटे थे और वो प्लाट अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाए, उनको लेकर आपकी कोई नीति है? उस विषय में भी मेरी यही चर्चा हुई कि ये जो भी मामले हैं जो पुराने हैं और हाँ। थोड़ा उलझ गए हैं, ये थोड़ा सा उलझ गए हैं, तो उनके लिए अभी जो भी हमें ऊपर से निर्देश और आदेश मिलेंगे जी जी वो हम उनके लिए करेंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिले, ये मेरी एक मन की इच्छा है। पीएम आवास योजना भी चल रही है, साथ ही हम रैन बसेरा या ऐसी और भी व्यवस्था लाएंगे ताकि पीएम आवास की आपने बात की तो मेडिकल कॉलेज के पास में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्वार्टर्स बने थे, ईओडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वाले, उनमें अभी स्थिति है कि वो योजना मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर की जा रही है। ऐसे में 600 लोग जिन्होंने नगर पालिका में पैसा जमा कराया था उनको क्वार्टर्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो उनके साथ अनिति नहीं होगी, नगर पालिका क्या एक्शन ले रही है? उसमें जो ईडब्ल्यूएस वगैरह, एलआईजी, एमआईजी जो थे उनमें से 144 तो हम लोग दे चुके हैं। हाँ। लोगों को जल्दी वो वहाँ पर रहने भी शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब 144 को वहाँ पे अपना, अच्छा जी जी। और जो हम लोगों को वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई थी तो हमने वहीं पे एक जो बिल्डिंग बनी है उसके पीछे हमने अभी कुछ दिन पहले विधायक जी और सीएमओ मैडम और हमने विजिट करके डिसाइड किया था कि वहाँ पर थोड़ी जो जगह है हमारे पास, वहाँ पर हम नए मल्टी जो है नई बिल्डिंग करके और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ताकि लोगों को आवास मिल पाए। अच्छा, नगर पालिका में अध्यक्ष भी महिला है, सीएमओ भी महिला है, गरिमा जी पाटीदार और आप स्वाति चोपड़ा जी, तो दोनों के बीच एक जंग चल रही है, वो कब खत्म होगी? जी हमारे बीच में तो कोई जंग नहीं चल रही। जिस तरह से चूंकि बीच में घटनाक्रम चला था कि गरिमा जी पाटीदार का ट्रांसफर हो गया था और फिर एक और सीएमओ आ गए तो उनको चार्ज नहीं दिया, ये गरिमा पाटीदार वहां से अपने इष्ट ले आई, और इस तरह से जो कहते हैं कि दो महिलाओं के बीच की जंग। इसमें मेरा और जो सीएमओ मैडम है हमारे बीच काफी अच्छा सामंजस्य है। अच्छा। और जो ये उनका ट्रांसफर आया था वो उसमें अध्यक्ष का कोई रोल होता नहीं है। नहीं, वो जानना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपके नेता नहीं चाह रहे थे कि वो यहाँ रहे, ऐसा कुछ? देखिए मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो शासन से ही होता है और भोपाल से नगरीय प्रशासन का ही जो काम है उसमें ये बातें मुझे लगता है कि गलत एंगल दे दिया जाता है बातों को। अच्छा। क्योंकि वो है यहाँ पर, वो अभी वो काम कर रही हैं और अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई है, हम लोग कल विकास यात्रा निकाल रहे हैं जो भव्य और अच्छी निकलने वाली है, तो हम मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। और जो उनका ट्रांसफर है, जो भी उनका स्टे आया है, वो शासन से जो भी उनको निर्देश मिलेंगे वो भी उसके लिए बाध्य। एक मैडम, ये जो हाट मैदान की जो 133 दुकानों का जो मसला है, जिसमें 15 दुकान शासन से एक आदेश करा लाए कि उनको दुकान मिलना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें उठ रही है, और वो चूंकि जब शासन का आदेश आ गया तो नगर पालिका को विधिक राय लेने की जरूरत क्या थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन यूं भी कहा जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगा रहे कांग्रेस के लोग कि विधिक राय के नाम से दुकानदारों से अवैध वसूली करना है। ये इसको, इस तरह के आरोपों का आप कैसे जवाब दे रही हैं? देखिए विधिक राय जो होती है, अगर हमें किसी को देनी होती दुकानें और हम अगर राजस्व और हमारे नगर पालिका संस्था के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो संस्था के साथ ठीक नहीं होगा। ये जो दुकानों का मसला है, उनमें जो 19 दुकानें हैं, जो संकल्प है उनमें जो 35 दुकानों का संकल्प है, इसमें आपको ये देखना रहता है कि जो संकल्प इस बार परिषद में आया था उनमें 19 दुकानें ऐसी हैं जिनका अभी आवंटित नहीं किया गया है, उनको आवंटित नहीं किया गया है। और उसमें से 15 के लिए तो जैसे आपने बताया कि जो शासन से जीत कर आए हैं, लेकिन जो 4 दुकानें हैं उस संकल्प में, उसमें से एक का अभी केस चल रहा है हाई कोर्ट में ऑलरेडी। एक दुकान जो है उसके लिए उन्होंने पैसा वापस ले लिया था, और जो 2 दुकानें हैं उनके लिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा। तो हमें जो मसला है वो 19 दुकानों का है, जो संकल्प है, तो हम संकल्प में ऐसा नहीं कर सकते कि 15 दुकान दे दी जाए और 4 दुकान रोक दी जाए। संशोधित संकल्प आएगा और उसके लिए हमें 15 दुकानों के लिए विधिक राय लेनी पड़ेगी, ताकि हमें ये एक, अगर हम विधिक राय नहीं लेते तो शायद ये बोल दिया जाता कि विधिक राय लिए बिना आपने दे दी, और हम ले रहे हैं ताकि एक अच्छी राय हमें मिलेगी और जो लीगल होगी, और लीगल एडवाइस से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि सही हो, न्याय हो सबके साथ। अच्छा अच्छा। 23 पार्षद आपके भाजपा से हैं, बहुमत में हैं, लेकिन 23 एक साथ नजर नहीं आते, कहीं ना कहीं नाराजगी कोई ना कोई बता ही देता है। कभी किरण शर्मा नाराज हो जाती है, तो कभी वंदना खंडेलवाल, तो कभी कोई और, तो इनको कैसे एकजुट करी? और अभी तो हमने भी सुना है कि एक शहर में चर्चा चल रही कि एक आड़ की गाड़ तैयार हो गई है,
जो एक सुपर अध्यक्ष है उनके साथ अलग चलती है? नहीं, ऐसे सब बातें हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की जो शक्ति है, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल हमारा मंत्र है कि हाँ। हम सब साथ मिलके, और पार्टी जब आती है तो हम लोग अपना कोई भी निजी बात नहीं होती उसमें, शहर हित और देश हित की बातें होती है। क्योंकि पार्टी ने हमें यही सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने, कि कैसे हम शहर के लिए कर सकें अच्छे से अच्छे काम देश के लिए। तो हम सब एक हैं उसमें। 7 नगर पालिका में सभापति है, लेकिन सबसे पावरफुल मनोहर मोटवानी है, ऐसा क्यों? देखिए, लोक निर्माण एक विभाग है। हाँ। तो जब भी लोक निर्माण एक बड़ा विभाग है, हाँ। उसके बारे में जब भी बात होती है या कोई भी मसला होता है तो वो मनोहर जी मोटवानी, क्योंकि वो सभापति हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हाँ। धर्मेश जी पुरोहित है, पूरा वो ही देखते हैं। अच्छा। जब भी हमारी मीटिंग होती है हर जगह आपको धर्मेश जी नजर आएंगे। ऐसे ही राजस्व विभाग है तो वंदना खंडेलवाल जी हैं, उन्हीं के साथ हमारी मीटिंग होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बड़ा लेकिन विभाग लोक ऐसा निर्माण कहा है। जाता है कि ना आप अध्यक्ष हैं लेकिन मनोहर मोटवानी सुपर अध्यक्ष हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बातें जो होती है, जो इनका कोई आधार नहीं होता, अच्छा। या जो यूं ही बोल दी जाती है किसी के भी द्वारा, हाँ। उनके लिए मैं ज्यादा रिएक्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो बेबुनियाद बातें हैं उनके लिए क्या ही रिएक्शन दिया जाए। काम करना अपना उद्देश्य है। हाँ जी, काम करना उद्देश्य है, और हमारे लिए सारे सभापति अच्छे हमारे लिए मेन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर पालिका ऐसा क्या करने जा रही है जो हमारी प्रथम रैंक बने? देखिए, अभी हम लोग बहुत ही अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। रात्रिकालीन सफाई नीमच में शुरू करा दी गई है हमारे द्वारा, और जो बाकी सफाइयाँ भी व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई थी, उनके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। मेरी एसआई जो है हमारे, और जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं टाकवाल जी, उनसे हर हफ्ते एक मीटिंग रहती है इस विषय में कि हम कैसे इस पायदान पे आगे से आगे बढ़ पाए। इसी में हम लोग एक नई चीज करना चाह रहे हैं। अभी वो एक हेल्पलाइन नंबर मैं लॉन्च करना चाह रही हूँ, जिसमें शहर में कहीं भी गंदगी हो और नागरिक हमें एक अगर हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके उसका फोटो डाल दे और हमें बता दिया जाए कि यहाँ पर गंदगी है या कचरा है, तो उसके लिए हमारी टीम जो है नगर पालिका की तरफ से वो 48 आवर्स के अंदर अंदर वहाँ पहुँच के वहाँ सफाई कर दी जाएगी। तो एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर, जैसे हम गैंग तैयार करना चाह रहे हैं, कुछ 4 टीम या 5 टीम में बनाना चाह रही हूँ, जो ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पर क्लीन करे, ताकि शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो एकदम अच्छे लेवल पे पहुँच जाए। अच्छा। और जनता से भी अनुरोध करूंगी कि जो जगह जगह कचरा फेंक दिया जाता है, कचरा गाड़ी में नहीं डाला जाता है, तो जो जागरूकता की कमी है नीमच में, उसके लिए हम सबको मिलकर, नीमच वासियों को और हमें सबको मिलकर ही इस व्यवस्था को अच्छा करना है। मैडम, एक चीज ये देखा कि नीमच शहर में पिछले 20 साल से कोई सार्वजनिक कॉलोनी नहीं कटी है, क्योंकि जब नगर पालिका के साथ अपने आईटीआई था तब उन्होंने 2 कॉलोनी छोटी 36 साल से 20 साल पहले 30 साल पहले बनी शासकीय तौर पे, लेकिन उसके बाद नीमच में अथाह जमीन है, बंगला बगीचों की जमीन है, अथाह है, खेतों की जमीन अथाह है। तो जो नीमच का जो मतदाता है, जो इधर उधर बस्तियों में रहता है, या जो मिडिल क्लास वर्ग है, उनके लिए कोई योजना है सार्वजनिक कॉलोनी बनाने की आपकी? जी, इस बात में भी हम लोग इस विषय में भी चर्चा हुई, और हम चाहते हैं कि कुछ आवासीय कॉलोनी भी नीमच में जो सही रेट में मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए हम काटना चाहते हैं। ये हमारी मंशा है कि आने वाले दिनों में एक आवासीय कॉलोनी भी हमारे द्वारा काटी जाए। जी जी। अच्छा, आप हाउसवाइफ थी और अब आपका राजनीतिक जीवन है, जितना पिछले 10-12 साल समय आपने घर में बिताया, और अब सुबह उठते ही नगर पालिका की फाइलें देखना, फिर समस्याएं सुनना, फिर लोगों की ऐसे मातापच्ची करना, किस तरह से हैंडल करते हैं आप दोनों चीजों को? जी, परिवार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पारिवारिक जीवन और जो एक प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें मैं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और मैं शहर के भी काम कर पाऊँ। तो बस कोशिश ये रहती है कि जो समय परिवार के लिए है, लगभग 8-9 बजे के बाद सुबह 8-9 बजे तक, तो बच्चे परिवार भी चलता है, और हाँ, और नगर पालिका में भी जो काम है वो हर तरह से अच्छे से अच्छा काम हम करें। आरोप भी लगाते हैं कांग्रेस के पार्षद योगेश जी हैं, दूसरे पार्षद हैं, कि मैडम नगर पालिका की सारी फाइलें घर बुला लेती है, वहाँ एक ओएस राजेंद्र जैन को रख रखा है और संतोष जी सारी फाइलों को देखते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। नगर पालिका की प्रोसीडिंग भी इसी तरह लिखी गई है, इस तरह के आरोप लगते हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? जी, 2.5 साल जो प्रशासक काल था, तब अभी जब सब इतनी सारी फाइल्स थी हमारे पास, मतलब मैंने आने के बाद कम से कम भी 800-900 फाइल्स
अभी तक हमारी लीज नवीनीकरण से लेकर बहुत सारी, आपको पता है ये बंगला बगीचा, बहुत सारे फाइल्स व्यवस्थापन की भी हैं। तो इतनी फाइल तो ऑफिस में बैठ के नहीं की जा सकती है, और कभी अगर फाइलें बुला के पढ़ना चाहती हूँ मैं, ताकि मैं पूरा मसला समझ सकूँ, तो पूरा उनको पढ़ के, और घर पे एक रहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे आसपास ही होते हैं, तो उनको भी लगता है कि मम्मा घर पे ही हैं, तो हम घर पे ही कर लेते हैं। और अगर मेरे घर पे कोई भी आ रहे जा रहे हैं, और जो हमारे वो जैन, अगर जैन साहब भी हैं, वो हमारे समाज से हैं, और पापा उनको आज से नहीं पिछले 20-25 सालों से जानते हैं, तो कोई भी हमारे घर पे अगर आता जाता है, पारिवारिक जिनसे हमारे संबंध है, तो मुझे लगता है कि दो बातों को जोड़ना बहुत गलत हो जाता है। अच्छा। तो वो सोच, छोटी सोच की बातें हैं सब, तो जिनका छोटी सोच होती है, जिनको प्रॉब्लम्स ही निकालनी, जिनको अच्छाई नहीं देखनी, जिनको अच्छे कामों में साथ नहीं देना, तो वो नेगेटिव बातें, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो ऐसी छोटी मानसिकता के बहुत लोग हैं, तो उनका तो क्या कर सकते हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष रंजना जी परमार से कहीं ना कहीं मतभेद सामने आते रहते हैं, कभी वो रुठ जाती है, तो कभी आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये मेरा तो कोई मतभेद ही नहीं है। जब भी वो मुझे मिलती हैं, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, तो मैं सम्मान उनको आदर के साथ उनसे बात करती हूँ, और आज तक मैंने कभी मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। करण सिंह जी परमार जो उनके पति हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वे कहते हैं कि हम जाते हैं तो नगर पालिका के सारे अधिकारी गायब हो जाते हैं, हमारे कैबिनेट में कोई नहीं आता। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और अधिकारी कर्मचारी भी ऐसा नहीं करते हो, कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है 2020, क्योंकि आपका 1 साल हो जाएगा, इस 1 साल में क्या प्राथमिकताएं आपकी जो रहेगी, जिन कार्यों को आप पूरा कर लेंगी? जी, 1 साल में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाह रहे हैं, उसमें मेन हमारे पास रोड, लाइट्स एंड क्लीनलीनेस, सफाई को लेकर वो मेरा मेन उद्देश्य है कि इस 1 साल में हमको नीमच को स्वच्छ, सुंदर और विकास जो है उसका अच्छे लेवल पे होना चाहिए। और उसके साथ ही आने वाले वर्षों में ये प्लानिंग हम करना चाहते हैं कि नीमच में कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आए, उसके लिए हम शासन से और मध्य प्रदेश शासन के साथ सेंट्रल की भी योजनाएं हैं, वो नीमच को उनका लाभ मिले। जैसे हम चाहते हैं कि हटिया काल में या कहीं अच्छी जगह पे एक अच्छा पिकनिक स्पॉट डेवलप हो नीमच वासियों के लिए, ताकि पारिवारिक एक जगह हो जहाँ पर जा सकें इंजॉयमेंट के लिए। साथ ही हम चाहते हैं कि नीमच में संजीवनी जो एक नाला है, उसमें जो कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी अगर अच्छा सेंट्रल से कुछ योजना हमें मिलती है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि अच्छा गहरीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट 2-3 नीमच में। और बहुत ही खुशी की बात है कि मेडिकल कॉलेज नीमच में आ रहा है, पायलट ट्रेनिंग सेंटर नीमच में आ रहा है, तो जो विकास यात्रा भी हमारी कल, अभी जो है कल नीमच में है, जो 10-11 को है। विकास यात्रा की बात की, कल आपकी विकास यात्रा है, तो वो विकास यात्रा का मेन मैनिफेस्टो क्या है, किन-किन शहर में कहाँ रहेगी, कितने दिन की विकास यात्रा है? जी, ये नीमच जिले में जो है वो 5 तारीख से लेकर 25 तक है। 5 तारीख क्योंकि संत रविदास जी की जयंती है, और 25 तारीख को विकास यात्रा चलेगी, हमारी विकास रथ चलेगा। और जो नीमच में है वो हमारी 10 और 11 को है, फिर 15, 16 और 24 और 25, ये 6 दिन जो है सभी वार्डों को कवर करेंगे इसमें? जी, इसमें हम सब वार्ड को कवर करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी शासन की योजनाएं हैं, जितना काम अभी तक हुआ है, जो बहुत ही शानदार मध्य प्रदेश शासन का जो कार्यकाल रहा है, उसकी सब योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। और साथ ही जो और लोग हम जिनको जोड़ सकते हैं इसमें, उनको भी हम जोड़ें, और जो हितग्राही हैं हमारे, उनको भी हम प्रमाण पत्र वगैरह वितरित करेंगे। और जो नए लोकार्पण है, और बहुत हम लोग आने वाले टाइम में कुछ 15 से 20 नए लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न रोड हैं, सीसी रोड भी है, नालियाँ, ये वो, तो बहुत सारे हमारे विकास के प्रोजेक्ट्स आएंगे। ऐसा चलिए मैम, आपने हमारे ये नीमच टुडे के खास कार्यक्रम शख्सियत में हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हर सवाल का बेबाक तरीके से जवाब दिया, कई आरोप भी लगे और उन आरोप से आप डरे नहीं और बिंदास होकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति में नई नहीं है, तो आप थी स्वाति जी चोपड़ा, नीमच नगर पालिका की अध्यक्ष, जो आज हमारे नीमच टुडे के खास कार्यक्रम शख्सियत में हमसे रूबरू हुई। अगली बार फिर हम आपसे मिलवाएंगे किसी और अन्य हस्ती से। नमस्कार।